हेलो हल्द्वानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के इस रेडियो रूम से मैं एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं, अपने सभी सुनने वालों का। और आप लोग जानते हैं कि आज 14 नवंबर है, जिस दिन को भारत का इतिहास बाल दिवस के रूप में आयोजित करता है, मनाता है। और इसके पीछे जो बहुत साधारण सी कहानी है वो ये है कि हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका बच्चों से कुछ अतिरिक्त स्नेह माना जाता था। अतः उनके जन्म दिवस को 14 नवंबर मूलतः पंडित नेहरू का जन्म दिवस होता है, तो उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और हम उसी तरह से इस दिन को देखते आ रहे हैं अपने बचपन से, या अपने से पहले भी लोगों से सुनते हैं और आज भी देखते हैं कि बाल दिवस के रूप में आज का दिन जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हैं, भारत ने जब लोकतंत्र को ग्रहण किया और अपना प्रथम प्रधान सेवक चुना, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उनमें अपार लोकप्रियता उन्होंने उस वक्त के समाज में हासिल की थी, और उनकी वो लोकप्रियता अब भी बहुत बड़े स्तर पर कायम है। आज भी लोग उनका सम्मान करते हैं, उनको पढ़ते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे लिए है पंडित नेहरू की तरफ जब मैं देखता हूं कि वो जितने कुशल प्रशासक थे, जितने चेतना संपन्न स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जितने अच्छे मित्र रहे थे लोगों के, या जैसे भी वो व्यक्ति थे, उनके प्रति मेरे मन में जो सबसे बड़ी श्रद्धा की बात होती है वो ये है कि वो एक बहुत शानदार लेखक थे। और उसी तरह से मैं उनको याद करता हूँ एक प्रशासक के रूप में, राष्ट्रीय नीति बनाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में, उस राष्ट्रीय नीति के साथ चलने वाली आर्थिक नीति के प्रस्तोता के रूप में, या एक जबरदस्त जिसे कहा जाता है कि एक बड़े फैसले के रूप में उस वक्त गुटनिरपेक्षता को अपनाने वाले देश के नेता के रूप में मैं उनको देखता हूं। हम सब जानते हैं कि जब भारत ने लोकतंत्र को ग्रहण किया तो उसके बाद सबसे बड़ी समस्या थी कि हम अपने राष्ट्रीय नीति को कैसे बनाएंगे, हम अपने राष्ट्र को किस नीति के आधार पर चलाएंगे। तो जो राष्ट्रीय नीति, प्रथम राष्ट्रीय नीति बनी, उसमें पंडित नेहरू का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। निश्चित तौर पर उनके साथ बहुत सारे सहयोगी थे, और सबसे बड़ी बात है कि वो सहयोगी न केवल उनके समर्थक थे, बल्कि बहुत सारे विरोधी, जो राजनीतिक रूप से उनके विरोधी थे, वो भी उनके साथ शामिल हुए थे। तो राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत ही हम जानते हैं कि हम देश की एक आर्थिक नीति को भी लागू करते हैं। और नेहरू ने जिस आर्थिक नीति को लागू करने की कोशिश की थी अपने सहयोगियों के साथ, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्होंने उसको दो क्षेत्रों में बांटा था। एक सार्वजनिक क्षेत्र, जिसे हम सीधे तौर पर सरकारी क्षेत्र कह सकते हैं, और दूसरा जो है वो निजी क्षेत्र था। निश्चित तौर पर हम सब जानते हैं कि जो नेहरू विजन था, आर्थिक इकोनॉमिक जो विजन था नेहरू का, उसमें जो केंद्रीय भूमिका थी वो सार्वजनिक क्षेत्र की रही थी। बहुत बाद तक, इंदिरा गांधी के बाद तक ये छवि बनी रही कि जो भी महत्वपूर्ण काम समाज में आर्थिक नीतियों के अंतर्गत होंगे वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत होंगे। निजी क्षेत्रों को बहुत कम बढ़ावा दिया गया था, और उसके पीछे एक खास सोची समझी अक्ल थी पंडित नेहरू की, कि वो चाहते थे कि देश का प्रशासन ही देश की आर्थिक नीति को कंट्रोल करे। बाद में जैसे जैसे विश्व की आर्थिकी बदलती गई, बाजार व्यवस्था बदलती गई, तो ये विचार जो है वो धूमिल पड़ता गया। और अंततः आप सब जानते हैं कि भारत ने जो है ओपन मार्केट सिस्टम आखिर में अडॉप्ट किया, और सार्वजनिक क्षेत्र के जगह पर निजी क्षेत्रों को, लाइसेंस क्षेत्र के जगह पर जो है वो निजी कंपनियों को हमने बढ़ावा दिया। ये बिल्कुल एक अलग पहलू है, इस पर कभी अलग से विचार करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बात जो नेहरू के विचारों में थी वो थी विदेश नीति। हम सब जानते हैं कि जिस वक्त भारत आजाद हो रहा था, विश्व जो है वो दो ध्रुवों में बटा हुआ था। एक जो है वो पूंजीवादी देशों का गुट था, जो सब्जबाग बाग दिखाता था कि हमारे साथ आप आएंगे तो आप इस तरह से मुक्त व्यापार कर सकेंगे, आप व्यापार कर सकेंगे और आप लगातार आर्थिक प्रगति
का साथ। तो एक तरफ से ये पूंजीवादी देशों का गुट था और दूसरी तरफ से उन साम्यवादी देशों का गुट था जो जिनके तेवर हमेशा लड़ने को तैयार रहते। तो नेहरू नेहरू जो कि माना जाता है कि उनका साम्यवादी गुट के साथ उनके ताल्लुकात थे और वो उन पर जो है वो थोड़ी श्रद्धा रखते थे, लेकिन उसके बावजूद उस वक्त नेहरू ने 1947 के बाद नेहरू ने जब विदेश नीति लागू की तो उन्होंने इन दोनों ही गुटों से अलग एक ऐसा गुट, निरपेक्ष गुट बनाया जिसमें आप किसी भी युद्ध में शामिल नहीं हो रहे। ये एक बड़ा कदम था, बहुत साहसिक कदम था और इसने नेहरू की विश्व छवि को और स्थापित किया। मैं जो बात आपसे जब मैंने बात शुरू की तो जो मैं आपसे बात कह रहा था कि मुझे नेहरू क्यों आकर्षित करते हैं, हालांकि नेहरू के पास कई किताबें हैं लेकिन 3 महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा और उसी के आधार पर अपनी बात थोड़ी सी आपके सामने रखूंगा। वो 3 पुस्तकें, जैसा कि वो बहुत सुप्रसिद्ध पुस्तकें हैं, वो बहुत दुनिया भर में पढ़ी जाने वाली किताबें हैं। उसमें जो पहली किताब है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, 1934 में शायद उसका प्रकाशन हुआ था और हिंदी उसकी है विश्व इतिहास की झलक नाम से उसका हिंदी मिलता है। यह पहली किताब है जिसमें वो दुनिया के इतिहास को देख रहे थे। दूसरी किताब जो उन्होंने अपनी कहानी, जिसमें वो अपनी कहानी कहते हैं, वो 1936 में उनकी दूसरी एन ऑटोबायोग्राफी, जिसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ है मेरी कहानी नाम से। इसमें वो खुद को देख रहे थे, वो दुनिया को देख रहे थे, वो खुद को देख रहे थे। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो मुझे उनकी लगती है, जिसे मैं बार बार पढ़ने की कोशिश करता हूं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो इन दोनों किताबों से 10 साल बाद तब आई, जब वो संभवतः अमरगढ़ जेल में बंद थे। 1946 में एक किताब आई, भारत के स्वतंत्र होने से 1 साल पहले। भारत की खोज या हिंदुस्तान की कहानी, इन नामों से इसका हिंदी अनुवाद आया है। और आपको याद होगा बहुत साल पहले जब हम छोटे थे तब दूरदर्शन में श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित भारत एक खोज एक लंबा सीरियल आता था जो पंडित नेहरू की इसी पुस्तक पर आधारित था। तो आप देखिए इन तीनों पुस्तकों के टाइटल्स जब आप देखेंगे, इन तीनों पुस्तकों में व्यक्ति अपने को देख रहा है, अपने देश को देख रहा है और पूरी दुनिया को देख रहा है। ये नेहरू का प्रोजेक्ट रहा होगा कि वो तीनों को, जो कि एक दूसरे में अंतर्निहित है, व्यक्ति जो है वो अपने राष्ट्र में है, राष्ट्र जो है वो विश्व में है, विश्व बगैर राष्ट्र के नहीं हो सकता और राष्ट्र बगैर व्यक्ति के नहीं हो सकता। ये खास अंतर संबंध इन तीनों पुस्तकों का आपस में है। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, इस बात को मैं आपके सामने ऐसे प्रूफ कर सकता हूं कि सब जानते हैं कि यूरोप के सबसे महान विचारकों में से एक, जिसे हम थॉमस हॉब्स के नाम से जानते हैं, ये थॉमस हॉब्स वही है जो यूरोप के सबसे बड़े अन्य विचारकों के साथ जिनका नाम लिया जाता है, हॉब्स, लॉक और रूसो। ये तीनों वो लोग थे जो लोकतंत्र की तरफ को, जनतंत्र की तरफ को या नई दुनिया की तरफ को बढ़ती हुई दुनिया का लेखांकन कर रहे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण विचारक तीनों हैं और थॉमस हॉब्स सबसे महत्वपूर्ण विचारक माने जाते हैं। उनकी लेवियोथन जो किताब थी, जो 1650 या 51 में शायद प्रकाशित हुई थी, उसमें उनकी कुछ ऐसी बातों की झलक मिलती है कि हॉब्स चाहते थे कि वो 3 किताबें लिखें जिसमें वो खुद को देखें, अपने राष्ट्र को देखें, राष्ट्र राज्य का स्वरूप निर्धारित करें कि कैसे नेशन स्टेट डेवलप होगा। और वो चाहते थे कि वो एक विश्व का लेखा जोखा भी लोगों के सामने प्रस्तुत करें। हालांकि वो तीनों किताब नहीं लिख सके, ये उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में रहा है, ऐसा मैंने पढ़ा है, लेकिन वो चाहते थे कि वो इन 3 नजरों से इन 3 चीजों को देखें, अपनी नजर से अपने नेशन स्टेट को, अपने नेशन स्टेट से अपनी दुनिया को, या अपनी दुनिया से अपने नेशन स्टेट को, और अपने नेशन स्टेट से खुद को। ये जो आवाजाही चल रही थी विचारों की, यही प्रतिफलित होती है बहुत बाद में जाकर नेहरू पर। नेहरू खास तरीके से इन तीनों चीजों को देखना चाहते और नेहरू ने वो देखा। हमारी खोज ये है कि नेहरू ने जो देखा, हम देखें कि उन्होंने भारत की खोज, बाकी 2 पुस्तकों को हम अगर नहीं रखेंगे साथ, एक पुस्तक जिसको जो मेरी पसंदीदा पुस्तकों में से एक है, उस पुस्तक को अगर हम साथ रखेंगे तो हम देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में
नेहरू क्या डिस्कवर करना चाहते थे या उन्होंने क्या डिस्कवर किया। आप उस किताब को, काफी भारी भरकम किताब है, अगर आप उस किताब को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों प्रश्न, कि नेहरू क्या खोजना चाहते थे और नेहरू ने क्या खोजा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। और इन दोनों सवालों से नेहरू जो है वो लगातार रूबरू होते हैं। हम जब नेहरू की इस पुस्तक की तरफ को जाते हैं तो देखते हैं कि नेहरू अपनी भूमिका में बहुत स्पष्ट करते हैं कि वो भारत को खोजना चाहते हैं। और कैसे भारत को खोजना चाहते हैं? जिसका अतीत बहुत शानदार रहा है। और न केवल शानदार रहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात नेहरू करते हैं वो ये है कि वो उस अतीत के किसी एक रंग की कल्पना नहीं करते या किसी एक रंग को बढ़ाकर नहीं दिखाना चाहते। वो भारत के अतीत को इतना बहुरंगी, इतना बहुसांस्कृतिक, इतना बहुधार्मिक, इतना बहुजातीय देखते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है किसी भी विचारक के लिए, कि वो किसी एक चैनल पे जाकर कहीं जाना नहीं चाहता, वो सारे चैनल्स से होकर गुजरता है। वो वेद की तरफ जाते हैं, ऋग्वेद की तरफ को जाते हैं, बौद्ध धर्म को देख रहे होते हैं, मध्यकालीन धर्म साधना को देख रहे होते हैं, भारत की बहुजातीयता को देखते हैं। नेहरू लगातार इन सब को देखते हुए चलते हैं। वो मोहनजोदड़ो जाते हैं जब घूमने, तो वहां खड़े होकर देखते हैं कि हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे देश के लिए। लेकिन साथ में लिखते हैं कि ये एकमात्र महत्वपूर्ण विचार नहीं था। भारत में केवल एक सभ्यता से भारत नहीं बन रहा था, भारत सभ्यता वाला देश था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यही बात मुझे बार बार आकर्षित करती है। जो विचार बहुत पुराना था, जिसे नेहरू बार बार कोट करते थे, अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये नेहरू का दिया हुआ वाक्य नहीं था, ये बहुत पुराना वाक्य चलता था। लेकिन नेहरू ने इस वाक्य को अपने लिए अडॉप्ट किया और ये बात नेहरू के साथ लगभग जुड़ गई कि नेहरू जो है वो अनेकता में एकता के विचार को लगातार देख रहे हो। लेकिन इसके साथ भी एक महत्वपूर्ण बात और है कि नेहरू जिन दो शब्दों को बहुत भारत की अस्मिता का केंद्र बिंदु मानते हैं, वो दो शब्द हैं। एक तो है कंटिन्यूटी। नेहरू इस शब्द का बार बार इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि भारत की सभ्यता जिन दो शब्दों से परिभाषित होती है, उसमें एक है कंटिन्यूटी यानी निरंतरता, और दूसरी है स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व। ये दो चीजें हैं जिनको आधार मानकर नेहरू जो है वो भारत और यूरोप की जब तुलना करते हैं, उनकी जो ये किताब, जिस किताब का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, इसमें इसी नाम से एक चैप्टर है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम से, काफी अंत में आता है वो चैप्टर। उसमें वो इन दोनों शब्दों को भारत की अस्मिता का केंद्र बिंदु मानते हैं। कहते हैं भारत न केवल निरंतर था, बल्कि भारत में एक स्थायित्व था। उसी के साथ वो ये कहना नहीं जोड़ते हैं, वो एक रूपक बनाते हैं। कहते हैं कि अगर मुझे यूरोप की सभ्यता और भारत की सभ्यता की तुलना करनी पड़ी, तो भारत की सभ्यता की तुलना मैं यूरोप की तुलना एक चर्मपत्र से करूंगा। चर्मपत्र यानी चमड़े का एक ऐसा कागज जिसमें एक बार जो लिखा गया वो अमिट हो गया। लेकिन भारत की जब मैं प्रस्तावना करूंगा, भारत की जब मैं कल्पना करूंगा, तो उसके लिए मैं एक ऐसे भोजपत्र का रूपक प्रस्तुत करूंगा जिस भोजपत्र में अनेक लिपियां हैं। उसकी लिपि कभी एक लिखी गई और उसके ऊपर दूसरी लिपि लिखी गई, फिर उसमें तीसरी कहानी लिखी गई, फिर उसमें चौथी कहानी लिखी गई, लेकिन उसकी जो पहली कहानी है उसके अब भी अक्षर जो है वो शेष रह गए। यानी बहुत सारे स्तरों पे वो भारतीय सभ्यता की परिकल्पना करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उस पुस्तक को पढ़ना मुझे लगता है कि सच में एक नया अनुभव होगा किसी भी नए पाठक का। जहां हम नेहरू पर इतनी बात करते हैं, एक छोटी सी बात नेहरू की आर्थिक नीतियों पर करके या नेहरू के उस विचार पर करके जिससे नेहरू भारतीय समाज को देख रहे थे, फिर हम इसका अंत करेंगे। नेहरू जब औपनिवेशिक मानसिकता को देख रहे थे, जब वो भारत को खोजने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने जो बात लक्षित की वो थी कि हम औपनिवेशिक मानसिकता को क्यों अपने से अलग करें। वो कहते हैं कि वो इसलिए अलग करें कि जो हमारा परंपरागत भारतीय समाज था, जिसमें ग्राम व्यवस्था थी, जिसमें ग्राम पंचायतें जैसी चीज थी, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रशासन से सीधा कोई ताल्लुक नहीं होता था, लेकिन औपनिवेशिक शासन ने आते ही क्या किया कि उस ग्राम व्यवस्था के ऊपर नई भूमि व्यवस्था
जो कि सरकारी भूमि व्यवस्था थी उसको लागू किया। उसके साथ उन्होंने पंचायती व्यवस्था के ऊपर जो पहले से विद्यमान थी जमींदारी की प्रथा, उस जमींदारी की प्रथा को और मजबूत किया ताकि नीचे के स्तर पर रहने वाला नागरिक जो है वो निरंतर प्रशासन के शासन में रहे। उसके अलावा जो हमारे प्राकृतिक संसाधन थे, जो जल थी, जंगल थे, जो जमीन थे, उसके ऊपर जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से शासन का कंट्रोल जो है वो, सरकार का जो कंट्रोल है वो औपनिवेशिक शासन ने किया। भारतीयों को कभी ये इस बात का अंदाजा नहीं था कि हमारे जंगल जो है वो हमारे नहीं रहेंगे, वो अब सरकार के हो जाएंगे अचानक। ये 19वीं शताब्दी में 1860 के आसपास बनने वाली जो नीतियां थी, ये हमारे लिए एक ऐसे दुखद आश्चर्य का परिणाम थी जिसने हमारे जंगल को, हमारी जमीन को, हमारे वनों को, हमारे पानी के संसाधनों को जो है हमसे अलग कर दिया। ये वो बहुत बड़ी बड़ी बातें थी जिसने हमारे समाज को लगभग तोड़ के रख दिया था। नेहरू इन सब का विरोध तो करते हैं, लेकिन जब खुद सरकार बना रहे होते हैं उस वक्त वो इस औपनिवेशिक ढांचे को ध्वस्त नहीं कर पाते हैं। और मुझे लगता है शायद इसके पीछे कारण ये रहा होगा क्योंकि हमने जिस लोकतांत्रिक विचार को लिया वो बहुत औपनिवेशिक लोकतांत्रिक विचार था। शायद उस वजह से नेहरू की इन नीतियों में जो है हमको भ्रंश दिखाई देता है। अगर आपने इस बात को, नेहरू की नीतियों को बहुत अच्छे विश्लेषण के साथ आप पढ़ना चाहेंगे या उसको जानना चाहेंगे तो 2004 में सुनील खिलनानी की एक पुस्तक आई थी, आइडिया ऑफ इंडिया, उसे आप जरूर देखिए। वो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेहरू की अपनी लिखी हुई जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है उसके साथ उसको मिलाकर जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये कुछ बातें थी जो पंडित नेहरू के बहाने में अपने श्रोताओं से कर रहा था। आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।